वो सही था, ये बहुत ऊंचा लग रहा है मुझे तो मेरे लिए। ठीक है चलिए ओके। नहीं वो बहुत ऊंचा हो गया ना एक तो, चलिए ठीक है कोई नहीं। ठीक है हम जा रहे हैं बाहर में। चलिए फिर कर दूं ना, मैं स्टार्ट करूँ। ओके गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। साइलेंस प्लीज। कोई यहाँ पे हिंदी मीडियम का है क्या स्टूडेंट? हिंदी मीडियम का तो नहीं है ना? ओके और आप कितने, कोई नया बच्चा है इसमें हमारे साथ? कौन, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके थ्री। अच्छा मतलब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो बैच कंटिन्यूएशन है उसमें नहीं है, यहाँ पे आपकी पहली क्लास है? क्या क्या? अच्छा नहीं, सोसाइटी आई एम सेइंग इंस्टीट्यूट में ही कोई नया है, ऐसा कोई नहीं है। ओके ओके फाइन। और कौन से यहाँ पे हैं, सिर्फ यूपीएससी फोकस्ड है? ओके और बाकी सब मतलब बोथ को टारगेट कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा ठीक है ओके ओके फाइन। कैन यू हियर मी और डू यू वांट मी टू बी लाउडर? ठीक है आ रही है आवाज? ओके फाइन। थैंक यू। ओके माय नेम इज कनिका। फाइन। देखिए तो मतलब ये देखिए पहली क्लास है आपकी। वील स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, आई टेल यू थोड़ा सोसाइटी के बारे में कि आपको कैसे सोसाइटी को पढ़ना है, क्योंकि देखिए पढ़ाई सबकी हो जाती है। जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका नहीं होता उनके बीच में डिफरेंस क्या है कि वो किस तरीके से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। सो सी अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, समझने में कुछ दिक्कत नहीं होती। इसमें क्या दिक्कत है, मतलब जैसे सोसाइटी में हम पढ़ते हैं कि इंडियन सोसाइटी के XYZ फीचर्स है ना, वो सबको समझ आ जाएगा। आपको पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है, कंसिडरिंग कि सोसाइटी हमारा मेंस बेस्ड है, प्री बेस्ड टॉपिक नहीं है। तो हमें सोसाइटी पे किस चीज पे फोकस करना है, आंसर राइटिंग पे। तो हमें आंसर राइटिंग को किस किस तरीके से अप्रोच करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ेंगे। ओके तो मतलब मोस्टली हमारा अराउंड 50% इंट्रोडक्शन रहेगा, ओरिएंटेशन अबाउट सोसाइटी, और बाकी का रिमेनिंग लेक्चर है इट विल बी अबाउट द कंटेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके आपको कोई भी डाउट हो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। प्लीज बी वेरी कंफर्टेबल, आई वोंट स्कोल्ड एनीबडी। मे बी मैं दिखने में स्ट्रिक्ट लगती हूँ बट ऐसा नहीं है, आई स्माइल अ लिटिल लेस। बट आप मुझसे इजिली जो भी आपके डाउट्स है यू कैन आस्क इन द क्लास, ठीक है? और अगर आपको क्लास में हेजिटेशन है तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, नो मैटर कितना ही बेसिक आपका सवाल हो। इफ इवन इफ यू वांट टू आस्क मी कि सोसाइटी क्या होता है, वो तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे। बट ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई भी डाउट हो एज बेसिक एज एनीथिंग यू कैन आस्क मी कंफर्टेबली, ठीक है? किसी ने पहले एग्जाम्स मतलब मेंस दिया है, एनी अटेम्प्ट? सब फ्रेशर्स हैं यहाँ पे। ग्रेजुएशन सबकी डन है और समबडी इज ग्रेजुएशन चल रही है? जिनकी चल रही है नहीं एक सेकेंड, जिनकी कंप्लीट हो गई प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके और किनो मेंस किसी ने नहीं दिया किसी भी पेपर का, ना यूपीएससी ना यूकेपीएससी? ओके एंड एक और चीज, हाँ आपने अटेम्प्ट कोई दिया है कोई भी एग्जाम, जैसे ऑल्दो प्री नहीं निकला बट किसने अटेम्प्ट दिया है, प्लीज रेज योर हैंड्स। इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड ना कि आप किस लेवल पे हैं। आपने अटेम्प्ट दिया है, किस उसका? ओके और कोई? अच्छा ठीक है ओके। क्या क्या? हम्म। देखिए हाउ वी विल गो अराउंड इज, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आपके पास बुक अवेलेबल है, तो हम क्लास में एक एक्सप्लेनेशन देंगे। आई विल मेक यू राइट सर्टेन नोट्स, लेकिन वो होलिस्टिक नहीं होंगे, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं होगी। वो उस टाइप के नोट्स होंगे जिसमें आप बुलेट, जैसे सब हेडिंग्स होती है, लेकिन जो सब हेडिंग के अंदर का कंटेंट है वो आपकी बुक में अवेलेबल है। मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है? उसकी जो मेन मेन सब हेडिंग्स है वो मैं आपको लिखवाऊंगी, और जो उसके अंदर का कंटेंट है वो आप बुक से जाके पढ़ेंगे, ठीक है? और उस
ओके, विल गो इन डिटेल ऑल्सो कि कैसे हम इस चीजों को कवर करेंगे। तो देखिए, सोसाइटी सिर्फ मेंस में ही इंपॉर्टेंट है, प्री में इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, आप बताइए यूपीएससी में किस उसमें आता है, ये कौन से पेपर में आता है? जीएस। ओके। ठीक है, वो इसमें ही कवर हो गया। एंड ओके, तो देखिए ये हमारा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हो गया। अब आप ये देखो, हिस्ट्री अपने आप में एक इजी सब्जेक्ट नहीं, ज्यादा फैक्चुअल है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, ज्योग्राफी का क्या डिसएडवांटेज है कि वो फैक्चुअल तो है ही, लेकिन आपको उसमें बहुत ज्यादा, फैक्चुअल तो है ही लेकिन उसमें मार्क्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। रीजन बीइंग इज कि जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा उसमें मार्क्स को खींच लेते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर देखिए, ये तो अलग ही दुनिया है, ठीक है, आपको मतलब प्री में भी आपको इससे दिक्कत हो रही होगी। आर्ट एंड कल्चर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आउट ऑफ द लीग होते हैं, सिलेबस में भी नहीं हो सकते, सिलेबस में भी नहीं होते हैं अक्सर ना, जो इसके मेंस के क्वेश्चन आते हैं। प्लस आपको बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में डिटेलिंग की जरूरत है। जैसे अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है, कोई भी डायनेस्टी पढ़ा, आपने चोला डायनेस्टी, तो ऐसे नहीं है कि आपने उनका बेसिक ऊपर से दो तीन राजा के नाम याद कर लिए, डेट्स याद कर लिए और हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं हो पाता है, आपको बहुत ही उनकी सोसाइटी में किस टाइप के टेम्पल्स थे, किस टाइप की पेंटिंग्स थी, बहुत डिटेल में जाना होता है, और बहुत ज्यादा ही रट्टाफिकेशन है आर्ट एंड कल्चर में। तो बचता कौन है इस केस में? हमारा सेवियर सिर्फ सोसाइटी बचता है। और देखिए सोसाइटी की ना अच्छी खासी वेटेज होती है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हमारे दो तो 10 मार्कर होते हैं और दो हमारे 15 मार्कर होते हैं। ओके, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 50 मार्क्स। बट पॉइंट इज दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वेटेज इतनी होती है, बट सोसाइटी इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। ओके, एंड वन मोर थिंग, समटाइम्स आई स्पीक अ लिटिल फास्ट, तो अगर किसी को भी दिक्कत हो आप प्लीज बताना, आई विल स्लो डाउन माई स्पीड। ओके, वो पढ़ते पढ़ते आदत हो गई है ना जल्दी जल्दी पढ़ने की, तो जल्दी जल्दी बोलने की भी आदत हो गई है। आई विल स्लो डाउन अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, तो आप जस्ट रेज योर हैंड, आई अंडरस्टैंड, आई विल स्लो डाउन माई स्पीड। ओके, जस्ट बी वेरी फ्री। तो हम अगर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में हमारे 20 मार्क्स के 10 मार्कर आते हैं, और जो 15 मार्कर है, दो हमारे 15 मार्कर हो गए, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 50 मार्क्स। एंड क्यों हमें सोसाइटी सबसे ज्यादा मार्क्स फेच करेगी? उसकी वजह ये है क्योंकि लोग सोसाइटी को नहीं पढ़ते हैं, वो सोसाइटी को बहुत ही इजी कैजुअल वे में लेते हैं कि सोसाइटी तो ये है। अगर आपसे जैसे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो क्या पूछेंगे आपसे कि हमारी जो फीमेल का रोल है वो कैसे चेंज हो गया, तो उसको कोई भी आंसर कर सकता है, आपके पेरेंट्स भी आंसर कर सकते हैं, है ना। कोई 10th क्लास के आप बच्चे से पूछोगी कि क्या चेंजेस आए पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब इन द सोसाइटी, व्हाट वर द चेंजेस रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन, तो आप क्या उसमें लिख सकते हो? अभी भी बिना पढ़े भी आप बोल सकते हो कि जैसे पहले सती थी, डाउरी था, अब वो सब चीजें चेंज हो गई है, अब जो वुमेन के लिए लॉज हो गए हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वुमेन की पोजीशन बढ़ रही है। तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हो, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिना पढ़े भी उसको दे सकते हो। और यही होता है, लोग इन तीनों सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि वो सोसाइटी को ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर देते हैं, उनसे नहीं पढ़ा जाता ना, वो पढ़ते हैं, उनको लगता है मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको एडवांटेज लेनी है। अगर आप सोसाइटी को पढ़ते हो, उसमें जेन्युइनली इज्जत देते हो सोसाइटी को, ठीक है, नॉट इन रियल लाइफ, रियल लाइफ तो इज्जत कोई भी नहीं देता, बट अगर आप असलियत में आप इज्जत देते हो इन द एग्जाम्स, वो आपको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देगा। ठीक है, अब देखिए हम सोसाइटी में किन चीजों पे फोकस करेंगे। आंसर राइटिंग के पर्पज से हम देखते हैं। जो चीजें आपको लिखनी होंगी ना, अभी मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, परेशान मत होना।
ठीक है, अब आप लिख लीजिए थोड़ी चीजें ना, आई टेल यू फिर आई एक्सप्लेन। ठीक है, हेडिंग डालिए आप सोसाइटी सब्जेक्ट की। पहले आप उसमें बुलेट में डालिए बोल्ड में आपको, ताकि याद रहे, ओनली फॉर मेंस नॉट फॉर प्री, ओनली फॉर मेंस एंड नॉट फॉर प्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन GS1, सो डिजर्व्स सम रिस्पेक्ट। अभी 5 दिन बाद कुछ लोग आके अटेंड भी नहीं करेंगे क्लास की, ये तो इजी है तो हम खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, पर आप जो बच्चे क्लास में आएंगे और नहीं आएंगे, आपको डिफरेंस पता लगेगा। ठीक है, लिख लिया, सो डिजर्व सम रिस्पेक्ट। इसके आगे डैश मार के लिखो, टेक इट सीरियसली। ग्यारह बारह घंटे तो पढ़ते हैं लोग, ठीक है, इतना तो सेंसिबल है, और इतना डाइजेस्ट भी किया जाता है। 16 घंटे तो आई डोंट थिंक सो आफ्टर इंटरनेट हैज कम कोई पढ़ता होगा। ओके, पर जो लोग 11-12 घंटे पढ़ के निकालते हैं, और जो लोग कम टाइम में भी पढ़ के निकाल लेते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो बहुत ही प्रोफेशनली पढ़ते हैं। ओके, तो यही मेरा एक बार नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, टेक द पेपर एंड द सब्जेक्ट वेरी प्रोफेशनली। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस। टेक द सब्जेक्ट and the entire paper of civil services very professionally. प्रोफेशनली ये लिखना है, वेरी प्रोफेशनली। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ठीक है, मजे लेने होते हैं, सब ऐसे बोलते हैं ना कि डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ता सुंदर होना चाहिए। हाँ, डेस्टिनेशन से, आई डोंट बिलीव इन दिस। ठीक है, रास्ता भी तो, मतलब क्या है, माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज प्रोफेशनली का मतलब ये है कि आप जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं किसी सब्जेक्ट की, और आपकी जो क्यूरियोसिटी है, इफ यू वांट टू नो मोर थिंग्स, ठीक है, आप गूगल की अगर कोई सही तरीके से काम करेगा तो स्पेयर टाइम होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, नॉट सोसाइटी, XYZ, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको फर्स्ट रीडिंग के बाद वो नहीं अच्छा लगता, ओके, या अच्छा लगता भी है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो जो भी होता है ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, या सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चले जाना, वो फर्स्ट रीडिंग के बाद मत करना। यू प्रोफेशनली मीन्स यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इससे ज्यादा अगर रिक्वायर्ड नहीं है यूपीएससी के लिए, तो आपको उसे नहीं पढ़ना। अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनली? सो नाउ द क्वेश्चन इज कि पता कैसे लगेगा कि हमें इस लाइन के बाद आके रुक जाना होता है? दैट इज द मेन पॉइंट ना। वही कहने की बात है, लोग कह देते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन करना कैसे है वो भी तो कोई बताओ ना आके कि क्या होता है स्मार्ट वर्क। सो सी आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क। जैसे आपकी जो बुक है, बुक स्टार्ट होगी आपकी सोसाइटी की डेफिनेशन से, ओके, या इंस्टीट्यूट की नहीं, आप कोई भी बुक अगर आप पढ़ोगे उसमें सबसे पहले आती है सोसाइटी की डेफिनेशन, फिर सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन आई मान लेते हैं,
और जैसे हमारी इंस्टीट्यूट की बुक है, उसके अंदर है हमारा इंडियन सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब आप इसमें देखिए, आपको प्रीवियस ईयर हमेशा देखते रहने होते हैं। देखिए ये बात सबको पता है, सब कहते हैं कि पीवाईक्यू देखते रहो, बट द फैक्ट इज कि कोई नहीं देखता है, ठीक है। इन द इनिशियल ईयर्स सब बस कंटेंट के पीछे भागते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं देखता है कोई। अब आप अगर प्रीवियस ईयर सोसाइटी के आप उठाओगे, आई विल गिव यू अ पीडीएफ जिसमें सोसाइटी के एक जगह सारे प्रीवियस ईयर वाइज कंपाइल्ड है। ओके, तो आप क्या देखोगे, उसके आप क्वेश्चंस पढ़िए जो भी प्रीवियस ईयर है। आपको उनको आंसर नहीं करना है, आपको उनके आंसर्स लिखने नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब आप बुक में जाते हैं, बुक में पहला टॉपिक है व्हाट इज अ, मतलब जैसे सोसाइटी की डेफिनेशन है। तो ऐसे नहीं कि हमने सोसाइटी की डेफिनेशन रटनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में रट्टाफिकेशन बहुत है। मतलब वो लोग गलत हैं जो बोलते हैं कि रटना कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है, ठीक है। आप एनालाइज करिए, ठीक है, क्या एनालाइज करना है? मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आता है, अगर अकबर ने एबीसी मॉन्यूमेंट बनाया है तो बनाया है ना, उसमें एनालाइज क्या करना है? ठीक है, यू गेट दैट। सो माय पॉइंट इज कि रटना तो पड़ेगा ही, और जो रट सकता है उसी का पेपर निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मेंस की बात हम कर लेते हैं। जब आप एग्जाम में होते हैं, इसलिए मैंने पूछा था कि किन लोगों ने मेंस दिया है, तो थोड़ा आप ज्यादा रिलेट कर पाते। पर आई टेल यू, मेंस में क्या होता है, आपको एक आंसर लिखने के लिए 7 मिनट्स मिलते हैं 10 मार्कर में। ओके, इफ यू डिवाइड द एंटायर 3 आवर। और जो हमारे 15 मार्कर होते हैं उसमें होते हैं 12 मिनट्स। जो पहली बार मेंस दे रहा है उसको तो कम पड़ेंगे ही, लेकिन जो मल्टीपल मेंस दे चुका है उसके लिए भी वो टाइम कम पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, उन 7 आवर्स में सिचुएशन क्या होती है? आई मतलब आप थोड़ा ना इमेजिन करने की कोशिश करिए। आई टेल यू, आपने पहला सवाल पढ़ा, आपने सवाल पढ़ते ही आपके माइंड में इंट्रोडक्शन चलने लगता है कि इसका इंट्रो क्या लिखना है। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हो तो आप मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हो, आप ये सोचते हो कि बॉडी में क्या आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं कर रहे और जब आप बॉडी लिखते हो तो आप हाथ से आप बॉडी लिख रहे हो, लेकिन माइंड में आपके कंक्लूजन चल रहा है। ओके, ये जितना इजीली मैंने कह दिया ना, उतना इजी है नहीं, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव टास्क है। मतलब फिजिकल स्टैमिना बहुत लगता है मेंटल आंसर राइटिंग में। तो यू गेट इट कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप इंट्रो में आप बॉडी का मेंटली कर रहे हो, फिजिकली आप इंट्रो लिख रहे हो, और फिर उसके बाद जिन्होंने आंसर राइटिंग मेरा बैच ज्वाइन करा है, आप उनसे पूछना एक बार कि कितना ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है और कितना, मतलब आई एम वेरी टफ, स्पेशली जो मेरे आंसर राइटिंग के स्टूडेंट्स हैं। ओके, यू कैन आस्क भव्या, आई थिंक यू शुड बी द मोस्ट फेमस इन द क्लास ना। नो, ओके, अच्छा आप तो नए हैं ना। तो मतलब आंसर राइटिंग स्टूडेंट से आप एक बार पूछना कि कितना ज्यादा वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली एग्जॉस्टिव होता है। सो अब हम एनालिसिस की बात कर रहे थे। जब हम इतने डायमेंशंस एक साथ सोच रहे हैं तो कहाँ पे टाइम है एनालिसिस का? मतलब ऐसा है कि अगर आपने आंसर लिखते लिखते ना उन 3 घंटे में अगर पेन गिरा दिया ना, तो पेपर पूरा नहीं होगा। ओके, एंड दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन। ओके, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि क्या रियलिटी है। प्लीज डर मत जाना, ऐसे नहीं हो कि आधे बच्चों ने क्लास ही नहीं आए कल, ठीक है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी। इसलिए घर वाले बोलते थे ना कि मतलब सामान गिर दिया, मैं सोचती थी ऐसे, जैसे मान लेते हैं कप टूट गया, तो मम्मी कहती है ना कि मतलब तुमसे कुछ होता नहीं है, कप कैसे तोड़ दिए, इतने लापरवाह हो। अब मुझे समझ आता है कि जैसे अगर पेन गिर दिया ना, तो अगर तब वो डंडा ना होता है ना कि तुम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसका असर दिखेगा। मैं सच में एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, अगर पेन गिर गया और आपने उसे उठा लिया ना, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है। जेन्युइनली कह रही हूँ मैं। तो दिस इज हाउ ब्रूटल द एग्जाम इज। तो ऐसी सिचुएशन में एनालिसिस का टाइम नहीं होता। एंड जैसे आप लोग सब फ्रेशर्स हो, सब फर्स्ट टाइमर्स हो, तो आई एम श्योर आप ना यूट्यूब वीडियोस और टॉपर टॉक्स बहुत ज्यादा सुनते होंगे। उसका क्रेज ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा विद टाइम। और जो आपने टॉपर टॉक सुनी है और आप मेरी बातें हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, ओके, बट आई एम अलाउड टू हैव माई ओन ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। बट माई पॉइंट इज कि जो आप एक स्टैंडर्ड टॉपर टॉक्स देखते हैं और जो मैं बोल रही हूँ, एक बार आप मेरे पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखना, ठीक है। मे बी आपको एक रियलिटी चेक मिले। क्यों? क्योंकि टॉपर टॉक सिर्फ उनकी होती है जिनका पेपर निकला है, जिनका नहीं निकला वो लोग बेवकूफ नहीं होते। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हम प्रोफेशनली वाली बात से बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गए कि यू हैव टू टेक द पेपर वेरी प्रोफेशनली। एनालिसिस वगैरह एक सर्टेन पॉइंट तक ही होता है। जब सर पे पेपर का टाइमर चलता है, कुछ एनालिसिस नहीं होता, जो आपने रटा है वही निकलेगा,
ठीक है, आप कितने ही शशि थरूर बन जाओ, लेकिन जो आपने रटा है वही पेपर के अंदर निकलेगा। ओके, सो जैसे अब मैं ये बात बोलती हूँ, जैसे सोसाइटी की डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर की मैंने आपको बात करी, क्या प्रीवियस ईयर में पूछा है व्हाट इज अ सोसाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? अगर वो नहीं है तो आपको इसकी सोसाइटी या सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन नहीं याद करनी है। ठीक है, तो आपको बस वो अपने पर्पस के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि सोसाइटी का क्या मीनिंग है। और वो मान लेते हैं नहीं भी क्लियर हुआ, ठीक है, आपको नहीं पता सोसाइटी का मतलब, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, क्या कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो डाइवर्स, हाँ जी ठीक है। तो कुछ लोग आप मुझे बताइए 5-6 पॉइंट्स कि आप बिना पढ़े सोसाइटी के फीचर्स बता सकते हैं इंडियन सोसाइटी के। ठीक है, और ठीक है, एक एक पॉइंट बताइए। हाँ, पेट्रियार्कल हो गया, एंड व्हाट एल्स? ठीक है, एनीथिंग एल्स? ठीक है, और सोचिए थोड़ा, आपने बता दिया एक बार, डायनामिक। आप दूसरों को चांस दीजिए। आप हाँ ठीक है, डायनामिक। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज हो गई। आप फर्स्ट रो, रिलीजन शेयर्ड, ठीक है। तो मतलब ठीक है, डिसेंट आंसर्स तो आपने इसका दे दिए ना अपने आंसर्स। तो ये प्रीवियस ईयर है, तो अब हो सकता है आपको सोसाइटी की डेफिनेशन नहीं समझ आ रही हो, लेकिन आपने ये आंसर दे दिया, तो ठीक है, मत समझो उसको, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में तो नहीं आ रखा है ना। और नहीं, सिर्फ ट्राइब्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। हाँ मत नहीं नहीं, ऐसा ये तो नहीं है मतलब। हाँ जी, वो एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है ना। हाँ जी, नहीं इसमें ऐसे ट्राइब्स के बारे में डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप सोसाइटी की डेफिनेशन समझे बिना आप प्रीवियस ईयर आंसर कर रहे हैं तो दैट इज फाइन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको मतलब सब्जेक्ट की हर सब हेडिंग की हर एक लाइन आनी चाहिए। यू गेट दैट? तो टेक द पेपर वेरी प्रोफेशनली। ओके, नेक्स्ट कहाँ क्या लिखा था आपने? ओके, अब आप लिखिए की पॉइंट्स टू नोट, की पॉइंट्स लिख लीजिए बस, की पॉइंट्स फॉर आंसर राइटिंग। अब इसमें आप ये वाले पॉइंट्स लिखिए जो बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स, नेक्स्ट डायग्राम्स, कीवर्ड्स डायग्राम्स, फिर है स्पेसिफिक नेम्स। हाँ जी, मतलब नाम की किसने बोला है ये? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। अरे पेपर में बहुत घपलेबाजी होती है, मतलब जैसे ही हम प्रोग्रेस करेंगे आई टेल यू किस तरीके से। ठीक है, कीवर्ड्स डायग्राम्स स्पेसिफिक नेम्स में आप स्लैश डाल के ऑथर, थिंकर, राइटर, ये एक ही सिंगल पॉइंट है, स्पेसिफिक नेम्स, ऑथर, थिंकर, राइटर्स। फिर फोर्थ पॉइंट हो गया फैंसी फ्रेजेस, फिफ्थ इज कोट्स। कोई है एक भी बच्चा जिसको मेरी बोलने की स्पीड फास्ट लग रही है? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अच्छा बाद में आके अलग से बता देना, ठीक है, आई स्लो डाउन अगर किसी को लग रहा है तो। ठीक है, लिख लिए पॉइंट्स। अब देखिए इससे हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं इतना ज्यादा इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आपका जो अटेंशन है वो पहले दिन से सही जगह पे रहे कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। जब हम प्री के लिए पढ़ते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, आप अंडरलाइन करते हैं ना कुछ चीज, आपको पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोसाइटी बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, पहली बात तो मेंस के लिए है वो, तो बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो इसलिए मैं इतना ज्यादा इस पे टाइम दे रही हूँ, ताकि जो आपका कमिंग नेक्स्ट 20 लेक्चर्स का जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाए। ओके, तो देखिए कीवर्ड्स का क्या मतलब है। अगर हमें लिखना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब ये तो बहुत ही कॉमन फ्रेज है,
ओके, सबको पता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव जैसे हम क्या वर्ड होगा एक, अगर आप यूज करना चाहें, दैट इज सर्वधर्म संभव। ओके, कि इंडिया का ऐसा कल्चर है कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स हैं वो यहाँ पे संभव हो पाते हैं, सर्व धर्म संभव। तो यही बोल रहे हैं काइंड ऑफ कि क्यों संभव हो पा रहे हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी के बावजूद यहाँ पे यूनिटी है। तो इसी तरीके से हर चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स हैं जो, और यही पॉइंट है जो हमारा पॉइंट नंबर 4 था, फैंसी वर्ड्स। सो कीवर्ड्स एंड फैंसी वर्ड्स इज समवॉट सिमिलर। ओके, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा अलग से फोकस करना है कि इनको इनको आपको लर्न करना है, कीवर्ड्स को ना, फैक्ट्स की बजाय। जैसे कि और हमारे पास क्या चीज होती है, एक है सैलेड बोल मॉडल, मेल्टिंग पॉट मॉडल। आपको मैं उससे बताती हूँ, देखिए पॉलिटी तो सबने पढ़ लिया होगा, है ना, लक्ष्मीकांत फेवरेट बुक। नहीं पढ़ा, अच्छा चलिए कोई नहीं। अम्म ठीक है, पर चलिए अगर हम पॉलिटी, आपको थोड़ा तो आइडिया है ना किस बारे में है। तो पॉलिटी में कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, अब फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हो गए। इतना तो आप समझते हैं ना कि क्या हम ऐसी चीज लिखेंगे जिससे मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे पेपर की टेक्निकलिटी के बारे में एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको अंदाजा है थोड़ा। हाँ राइट राइट। हाँ, तो जैसे लीगल लैंग्वेजेस हो गई है ना, तो अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फ्रेजेस हो गए। ओके, हमारे पास आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, या फिर इसमें थिंकर्स हो गए, कौन हमारे जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि आप एक मतलब यू आर नॉट अ ले मैन, यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं भी पता हो तो चलेगा, यू इट्स ऑल अबाउट फेकिंग। मतलब ऐसा होता है, आई टेल यू हाउ, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, उसको एकदम गलत दिशा में मत लेके जाना। जैसे कोई आर्टिकल है, ठीक है, आई टेल यू कैसे होता है ये। मान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। अब कोई आप पर्टिकुलर राइट के बारे में लिखना चाह रहे हैं, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी, ठीक है। किसके अंदर है, पार्ट 3। ओके, कि अगर पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, तो आप कैसे कर सकते हो, द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन पार्ट 3, उसमें ऐसा ऐसा है। तो आपको एग्जैक्ट आर्टिकल 21 नहीं पता था, लेकिन आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो लिख दिया ना। एटलीस्ट इट इज बेटर देन राइटिंग नथिंग, कि आप सोचो आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं याद आ रही हैं। सो यू गेट व्हाट आई मीन बाय फेकिंग। ओके, फिर जैसे कि एक और हम बताते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ओके, तो जैसे रिपोर्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक होती है, अब लोग डेटा इसलिए नहीं याद कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है हमें याद करना है कि हाँ, अगर 23.5% किसी चीज का रेट है तो उतना ही आपको एग्जैक्ट याद करना है। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। आप अगर पेपर में लिख दो अप्रोक्सीमेटली 20%, है ना, तो वो भी चलता है। अब हमने अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो ये मेरा मतलब है फेकिंग से। तो इसी तरीके से हम इस पॉइंट पे थे कि आपको सोसाइटी के अंदर कीवर्ड्स यूज करने हैं। कीवर्ड्स मींस दोज थिंग्स, वो टेक्निकल वर्ड्स जिससे आपके पेपर में वैल्यू एडिशन होगा, आपकी एनहेंसमेंट होगा, एग्जामिनर को इंप्रेशन आएगा कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पता है। इट विल बी वेरी शॉकिंग टू फॉर यू टू नो कि कभी कभी जैसे लोग अब इतने सारे, अगर हम मेंस की बात करें, अगर हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो 16-17 कंपोनेंट्स हो जाते हैं, मतलब 16-17 सब्जेक्ट्स, अगर छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को हम इंक्लूड करें। हर सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं जाता, तो लास्ट में लोग कैसे याद करते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स ही देख के चले जाते हैं, वो टेक्स्ट ही नहीं पढ़ते। जैसे हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे सेंटेंस वाइज एक एक लेटर पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज बन जाती है, मतलब या तो आपको 1-1.5 साल हो गया हो पढ़ते हुए, या फिर आप एक नॉर्मली ही बहुत ही अविड रीडर है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत रीड करते हैं, तो 1-1.5 साल बाद उनमें ना ऐसे विवेकानंद जैसी शक्तियां आ जाती हैं। क्या करते हैं वो, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं पढ़ते हैं पेपर को, वो वर्टिकली, पेपर को नहीं, टेक्स्ट को, ठीक है, वो वर्टिकली पढ़ते हैं। अब वर्टिकली कैसे पॉसिबल है, मैं आपको जो बातें बता रही हूँ ना, देखो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कुछ जैसे अगर जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन किया, एंड इफ यू आफ्टर दिस क्लास यू आर नॉट इवन कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूट, ये बातें आपके साथ रह जाएंगी थ्रू योर, मतलब थ्रू योर एंटायर प्रिपरेशन। तो मतलब मेरी बात को ना आप सीरियसली लेना। और मैं वैसे भी बता रही हूँ, मुझे ना बोलते हुए इन जनरल आलस आता है, मतलब एक मैं अपना बेसिक नेचर बता रही हूँ, बट क्योंकि पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। बट अगर मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा बोल रही हूँ
तो आप समझो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट लाइक टू स्पीक मच। यू गेट दैट? तो मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सोसाइटी के अलावा भी अगर आप अपनी बाकी प्रिपरेशन में इनको याद रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओके, बिकॉज आई रियली फॉर अ टीचर आई फ्रेशनेस, ओके, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। तो मैं आपको सारी बातें एकदम पॉइंट की बताती हूँ, आई डोंट स्पीक एक्स्ट्रा। ओके, अब मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का बताती हूँ। जैसे आप ये वर्ड्स हो गए हमारे बुक के अंदर। अब आपने क्या किया, आपने कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने अंडरलाइन कर रखे हैं फर्स्ट रीडिंग में। आपको दोबारे कभी मौका नहीं मिला उसको पढ़ने का, आपको टाइम नहीं मिला, आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे थे। तो लास्ट में क्या होता है, जो हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे एक ये वर्ड पढ़ लिया, फिर ऊपर से नीचे आए, ये वर्ड पढ़ लिया, ये वर्ड पढ़ लिया, और फिर ये वर्ड पढ़ लिया, ये पेज डन हो गया। बस ऐसे ही पढ़ते हैं लोग। मतलब ये बहुत ज्यादा आपको अभी बहुत एग्जॉस्टिंग, मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट इट इज नॉट। और ये ऐसे थोड़ी आ जाता है कि आज सोसाइटी पढ़ा कल ऐसे आ गया पढ़ना। वो विद टाइम आता है, वो ऑटोमेटिकली आप कब आपकी मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, तब आपको समझ आएगा। आप वो बहुत ही नेचुरली आ जाएगा, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। ओके, जैसे हम जैसे आई हैड क्वालिफाइड बैंक एग्जाम ऑल्सो, आई हैड वर्कड एज अ बैंक पीओ फॉर 1.5 year। तो क्या वो एक टाइम आ गया था जब मैं ओरली मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो वही है, एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस। तो ये चीज भी बहुत आसानी से हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप चीजों को टाइम दे। जिस भी चीज को आप टाइम देते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो इफ यू आर चेजिंग अ गर्ल, तो अगर आप मेहनत करोगे वो हो जाएगी सेट कभी ना कभी। तो इसी तरीके से है, प्रोवाइडेड वो आपकी लीग में होनी चाहिए। ओके, दैट शुड बी क्लियर। ओके, तो फिर यही चीज है कि अगर आप मेहनत करोगे ये स्टेज बहुत आसानी से अचीव हो जाएगी। और जब ये स्टेज आपकी आ गई, पेपर बिकम्स वेरी इजी टू एटलीस्ट गिव। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब हम सोसाइटी को आपको कैसे करना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कीवर्ड्स ही नोट्स बनेंगे, और रीडिंग में आप कीवर्ड्स को ही अंडरलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? डायग्राम्स। हाँ, ये तो देखिए आधे लोगों को लगता है कि सोसाइटी के अंदर डायग्राम्स नहीं बन पाते, और वो सिर्फ ज्योग्राफी में होते हैं। तो हमें डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करके बाकी लोगों से एक्स्ट्रा एज लेना है। मान लेते हैं 4 क्वेश्चंस हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन में 4 डायग्राम भी डालेंगे, हर उसमें आपको एक एक नंबर ज्यादा मिलेगा। अगर चाहे वो डायग्राम बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी ना हो, लेकिन आपको एक एक नंबर बढ़ेगा, एंड 4 मार्क्स का डिफरेंस हुआ वो। तो 4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में एक आपको यही दे देती हूँ। जैसे ये हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो आपने एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर आपने अलग अलग रिलीजन्स के साइन बना दिए। ठीक है, और कौन सा बचा है? सिख का सिंबल मुझसे बनेगा नहीं, मतलब आई एम सो सॉरी। ठीक है, आप बनाएंगे आके? नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, जेन्युइनली। ठीक है, उनका ये बनाया ना मैंने, ये मून बनाया है। ठीक है, तो मतलब देखिए एक ये बॉक्स हो गया, तो मुझे नहीं पता कैसे बनता है। ठीक है, आप समझ गए ना पॉइंट? ठीक है, आप घर जाके बना लेना। ठीक है, तो ये यूनिटी इन डाइवर्स, आपने कोई भी लिखा फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, आपने पहला पॉइंट लिखा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, ओके, आपने पहला पॉइंट लिखा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आपने एक एग्जाम्पल दिया, और फिर उसके बाद आप ये इस टाइप एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। और क्या होता है, पेपर जैसे चेक होगा, तो अगर मान लेते हैं पहले ही क्वेश्चन हुआ, तो एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया। फिर सेकंड डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन में आपने डायग्राम नहीं भी बनाया, तभी वो उससे आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुका है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हाँ, तो स्पेसिफिक नेम्स। ठीक है, तो हम थ्रू आउट द कोर्स जब हम पढ़ेंगे, तो आई विल गिव यू ऑल्सो द टास्क कि आप खुद सोचेंगे कि क्या डायग्राम बनाया जा सकता है। तो जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये ड्यूरिंग दी स्टडी होगी, और जो मेरे पास अपने इनकॉर्पोरेटेड डायग्राम्स है, वो मैं आपके नोट्स में आपको प्रिपेयर करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट क्या है? स्पेस हाँ, फैंसी फेजेस वो उसमें कीवर्ड्स में इंक्लूड हो गया। और जो हमारा स्पेसिफिक, हाँ,
ठीक है। और जो स्पेसिफिक नेम्स है उसमें क्या होता है, जैसे किसी थिंकर की डेफिनेशन हो गई, अगर सोसाइटी किसी कोई थिंकर है जिसने सोसाइटी की डेफिनेशन दी है, तो आप उनके नाम डाल सकते हो। ओके, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए आपको बताया ग्रैनविल ऑस्टिन, या जैसे हम उसमें पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में किसने बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी है, तो इन लोगों के आप नाम याद कर लो। ओके, या फिर ऑथर हो गए, या जैसे रिपोर्ट्स हो गई। तो अब आप देखो इसमें कैसे कर सकते हो, अगर हमने बोला, अगर हम वुमेन टॉपिक पे हैं, ओके, और हम कंडीशन ऑफ वुमेन डिस्कस कर रहे हैं, हमने बोला कि जो एनीमिया की बात करी कि मतलब इंडिया में इतनी परसेंट वुमेन एनीमिक है, या हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर हमने एजुकेशन की बात करी, तो कैसे करोगे आप, आपको अगर परसेंटेज पता है तो उसमें ना आप या तो आपको पता हो कि किस इंसान ने वो रिपोर्ट के जो डेटा है वो कंपाइल किया है। अगर वो नहीं पता तो आप किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दो, जैसे आप क्या लिख सकते हो, एनी वुमेन इंस्टीट्यूशन दैट इज वर्किंग फॉर वुमेन, बताइए। सॉरी, तेज बोलो। अच्छा, एमनेस्टी नहीं नहीं, एनी पर्टिकुलर वुमेन सेंट्रिक, इंटरनेशनल हो, नेशनल बता दीजिए। अरे चलिए जेनरिक बता दीजिए, जो दोनों के लिए काम करती है, उसमें विमेन इंक्लूड हो जाएगी। चलो अच्छा, WHO। ठीक है, दैट इज वेरी बेसिक, मतलब ओके। तो अगर हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट इतनी परसेंट वुमेन एनिमिक है, ऐसा ऐसा करके है, तो आप उसको, तो जो मैंने आपको फेकनेस की बात कही थी वो इस तरीके से होता है, यू माइट नॉट नो एग्जैक्टली, लेकिन WHO इतना कुछ करता है तो कुछ तो बोला ही होगा ना विमेन के लिए, ये मेरा मतलब था। ठीक है, तो आप इस तरीके की चीजों को कोट करेंगे। और देखिए एग्जामिनर के पास और भी बहुत काम है आपकी कॉपी चेक करने के अलावा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसको थोड़े मिल रहे तो वो बस चेक करता रहेगा। अगर आप लिखते हो ना गवर्नमेंट का ये हाल है, गूगल इट कि ऐसा WHO ने कहा है कि नहीं कहा है। तो माय पॉइंट इज राइटिंग हो या ना हो, बट दे शुड मेक सेंस। ओके, और काम चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड फेकिंग। ओके, तो आपको इस तरीके से आप क्या डाल सकते हो, रिपोर्ट्स के नाम, रिपोर्ट्स भी लिख लीजिए वहां पे स्लैश बना के। अभी आई आई कम टू इट। नहीं, जहाँ पे हमने वो लिखे थे ऑथर स्पेसिफिक नेम्स लिखे थे, वहां पे आप रिपोर्ट्स लिख लो, रिपोर्ट्स कॉमा ऑर्गेनाइजेशन भी लिख लो आप। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ हाँ, फॉर श्योर आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोड्स। देखिए कोड्स का ना बहुत लोड नहीं लेना है, आधे मतलब कोड्स ना इतनी आसानी से याद होती नहीं है। तो आप जनरली जब आप पढ़ते हो आप कोड्स को कलेक्ट करते रहो। आप सॉरी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई आपको अच्छी कोट लगी, उनको नोट करते रहो। आप उसको डेली कैजुअली जैसे चाय पीते हुए आपका फ्री टाइम होता है, जस्ट गो थ्रू इट। ऐसे लेके नहीं बैठना कोट्स को कि इनको मुझे मगअप करना है। क्योंकि क्या होगा, आप कोट्स अगर याद भी कर लोगे, आप उसको डाल नहीं पाओगे, मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे कि ये वाली कोट कहाँ आएगी, तो उसको ऐसे याद करके फायदा नहीं है। बट इन जनरल वाई वी हैव इंक्लूडेड कोट्स ओवर हियर, सो दैट आपके माइंड में रहे कि ये भी एक एलिमेंट है, अगर मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं लिख दूं। तो और कौन सी कोट्स आपको याद आएगी, जैसे आप रील्स देखते हैं तो उसमें प्रियंका चोपड़ा ने अगर कुछ कहा है तो वो बहुत वो मोटिवेशनल स्पीच देती है ना, तो मतलब नॉट सिर्फ प्रियंका, वो तो सभी दे देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर रील आप देखेंगे और इफ यू रिमेम्बर एनी पर्टिकुलर रील कि उसमें किसने ये बोला था, तो आप उस कोट को डाल दो। और कोट्स का मतलब ऐसा नहीं होता कि, ऑफ कोर्स जैसे स्कूल में हमें क्या सिखाते थे कि आर्टिकल भी गलत नहीं होना चाहिए, इज एंड द जहां डाला है वो भी डालो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मे बी वो कोट एग्जामिनर ने नहीं पढ़ा हो, तो वो आपके आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस नहीं चेक करेगा। ठीक है, और कुछ लोगों को कोट पता होता है लेकिन वो किसने कहा वो नहीं पता होता, इसलिए वो नहीं डालते, तो ऐसा भी नहीं करना। आपको अगर कोट याद है तो बस उस कोट को डाल दो। ओके, ऐसा नहीं है कि उसका जिसने बोली है उसको भी डालेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, दैट वाज इट इस चीज में। तो दिस वाज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। एनी अभी तक जितना है उसमें एनी क्वेश्चंस? नथिंग। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं।
अब मैंने आपका माइंडसेट सेट कर दिया, अब आपको ऑल द टाइम क्या सोचना, देखिए क्लास में तो आप सुनना समझना, जो चीज नहीं समझ आई उसके डाउट्स पूछना, आइदर इन द क्लास यू कैन आस्क मी और आफ्टर द क्लास। जब आप घर में जाके उन नोट्स को रिवाइज करोगे, या फिर आप इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ोगे, या और भी कोई आप बुक जिसने भी रेकमेंड कर रखी है उसको पढ़ोगे, तो आपको उसको पढ़ते हुए माइंड में किस टाइप की ब्रेनस्टॉर्मिंग रखनी है कि इसमें पढ़ते पढ़ते ये मुझे लर्न करने की नीड है कि नहीं, इसमें डायग्राम क्या बन सकता है, इसमें कीवर्ड कौन सा है, इन चीजों को फोकस करना है। ठीक है, दिस इज ओनली व्हाट इज स्मार्ट स्टडी। और जो हम वो कहते हैं कि जो लोग गधा मजदूरी कहते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे तो आप रैंडमली कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी याद करेंगे, सोसाइटी की डेफिनेशन याद करेंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो आप प्रीवियस ईयर्स देखते रहना, तो आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी होगा। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म इन द पेपर रादर देन जस्ट इमोशंस। ठीक, तो व्हाट इज अ सोसाइटी? देखिए हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ओके, व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ कलेक्टिवली आते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सोसाइटी। जब इनके बीच में एक टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कम टुगेदर, एंड व्हाई डू दे कम टुगेदर, क्योंकि सबकी एक बेसिक नीड्स होती है, तभी कहते हैं ना समाज में रहते हो, समाज में रहते हो। क्यों? क्योंकि एक बेसिक सबकी नीड्स है, आपकी कोई नीड है वो सामने वाला फुलफिल करेगा, और उसकी नीड है आप फुलफिल करोगे, इसीलिए हम एक समाज में रहते हैं। अगर सारी नीड्स खुद से ही केटर हो जाती तो हम सब जंगल में जाके रहने लगते, जहाँ पे किसी की नीड ना हो, इंडिविजुअलिज्म होता। लेकिन जंगल में भी जो ट्राइब्स रहती हैं वो भी एक कलेक्टिव ग्रुप में रहती हैं, वो भी एक सोसाइटी बना के रहती है। वाई? क्योंकि एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस नीड की वजह से जैसे बार्टर एक्सचेंज होता था पहले, उसी तरीके से और भी बहुत नीड्स होती हैं। इस नीड्स की वजह से दे कम टुगेदर, दे फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड दैट इज कॉल्ड अ सोसाइटी। तो सिर्फ नीड्स इनफ नहीं होती, एक सेकेंड एलिमेंट क्या है, पहला तो हमारा हो गया नीड्स, और सेकेंड हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए नीड्स से हमने बात कर लिया, दैट इज व्हाई दे कम टुगेदर। सेकेंडली एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। अब सोसाइटी में फॉर एग्जांपल 10 पीपल आर कमिंग टुगेदर, तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स भी आने ऑब्वियस है। तो कहाँ पे ज्यादा एक कोहेसिव सोसाइटी बन सकती है, वेयर पीपल हैव अ कॉमन आइडेंटिटी। अब वो आइडेंटिटी किसी भी बेसिस पे हो गई, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन हो गया, तो आप देखेंगे अगर हिंदू की एक सोसाइटी हो गई, मुस्लिम्स की एक सोसाइटी हो गई, और लेट्स टेक समथिंग एल्स, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एग्जांपल, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो आइडेंटिटी का बेसिस है वो क्या है, दैट इज, क्या बेसिस है उनकी, क्या आइडेंटिटी है? नहीं नहीं, आई एम आस्किंग, जैसे, नहीं नहीं, दैट इज देयर एथनिसिटी। ठीक है, आई वाज सर्चिंग फॉर द वर्ड। हाँ, ट्राइबल, ओके, ट्राइब्स हैं वो। ठीक है, बट व्हाट इज द वर्ड, मतलब जो चीज उनको यूनाइट करती है, अगर सारे मणिपुरीज एक साथ हैं तो उनको कल्चर। ठीक है, कल्चर हो गया, वही कल्चर इज ऑल्सो एथनिसिटी, या फिर एंसेस्टर लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बोला, जैसे रिलीजन एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इफ देर आर 2 पीपल, तो अगर वो सेम रिलीजन के होंगे, वो एकदम से मतलब ना, आप देखते हो एक बहुत उनके बीच में एक कैमराडरी बन जाती है, तो रिलीजन इज एक्टिंग लाइक देयर आइडेंटिटी। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट है, तो वहां के लोग एक साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनका रिलीजन एक है, ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, लैंग्वेज। ठीक है, रीजन, ओके, रीजन, कल्चर, एथनिसिटी। तो आइडेंटिटी के बहुत अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, और आइडेंटिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट विल हेल्प टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी। अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट चीज होता है मेंटल अग्रीमेंट, दिस इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी ओनली। मान लेते हैं दो लोग अलग रिलीजन के हो गए, लेकिन मेंटली दे आर अग्रीइंग, उनके जो विचार हैं वो एक जैसे हैं, या फिर हम इस तरीके, जैसे जामिया इस्लामिया हो गया इंस्टीट्यूट, वहां पे हिंदू मुस्लिम्स दोनों हैं, तो हो सकता है कि मेंटली दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, हो सकता है वो दोनों यूपीएससी के लोग हो। अब जैसे आप हो, ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, वेरियस कॉलेजेस, आपके कुछ नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स भी हैं, हो सकता है कि आप 6 मंथ्स डाउन द लाइन आपको वो लोग बेवकूफ लगने लग गए। ठीक है, कि यू जस्ट कांट रिलेट विद देम, कि इसको तो ये भी नहीं पता है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, यू स्टॉप टॉकिंग टू देम, तो आपकी सोसाइटी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब ये आपकी सोसाइटी बन गई कि सारे यूपीएससी वाले। ओके, जैसे सिविलियंस हो जाते हैं, यूपीएससी वाले नॉन यूपीएससी को सिविलियंस बोलते हैं ना, कि वो अलग लोग हैं, फिर अगर पेपर नहीं निकले तो वापस उसी सोसाइटी में वापस जाना पड़ता है।
हाँ हाँ राइट, पीसीएस यूपीएससी वाले, ये तो पीसीएस वाले हैं, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, जिनका प्री नहीं निकलता है वो लोग भी ऐसे घूमते हैं जैसे मतलब हम यूपीएससी वाले क्राउड में। तो मतलब मैं बता रही हूँ सोसाइटल डिफरेंस, ये यहाँ पे आ गया मेंटल अग्रीमेंट से। ओके, बहुत सारे, ज्यादातर बीटेक का जो क्राउड है, बीटेक के लोग जो यूपीएससी में आ जाते हैं वो अपने नॉन जो पुराने बीटेक के फ्रेंड्स हैं उनको ऐसे ही समझने लगते हैं, ठीक है, कि मतलब कि पहली बात तो कि वो आईटी इंडस्ट्री के हैं, और फिर दूसरी बात है आईटी वालों को की शादी भी नहीं हो रही है आजकल तो और यूपीएससी में ऐसा है जो लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो नाम ही काफी अच्छा, मतलब तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपकी सोसाइटी चेंज हो गई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ सोसाइटी इज। नेक्स्ट देखिए हम करेंगे फीचर्स। अच्छा, जो हमने एक वो करा था की पॉइंट्स टू नोट, उसमें 6-7 पॉइंट लिखे थे, उसमें आप एक और चीज लिखिए, करंट एग्जाम्पल्स। करेंट एग्जाम्पल्स, ये भी आप ध्यान रखना, मतलब इससे मैं अलग जाके बता रही हूँ आपको। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ता तो भी इट्स ओके, पेपर न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी निकल जाता है। ठीक है, तो अगर किसी से नहीं, किसी को हिंदू समझ आता है, इंडियन एक्सप्रेस, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कोचिंग्स है, सब लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, तो फोमो में आने की जरूरत नहीं है, आप उनका एनालिसिस पढ़ के, उनके नोट्स पढ़ के, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ के निकल जाता है पेपर। ओके, फिर मैं हाँ करंट एग्जाम्पल्स, तो अब जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स है, आप करंट अफेयर्स जिससे कवर कर रहे हो, आप क्या करना है, आज ही जाके आपको एक तो जो सोसाइटी का सिलेबस है यूपीएससी का, आप उसकी रीडिंग करिए। ठीक है, 2 बार आज करना, 2 बार कल करना, आपको मोटे मोटे पॉइंट समझ आ जाएंगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें, कि विमेन टॉपिक हो गया, हेल्थ है, और क्या टॉपिक्स हो गया हमारे, एजुकेशन हो गया, मतलब जो भी ओवरऑल सोसाइटी, जैसे फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, तो फैमिली है, एक हमारा कास्ट सिस्टम है। अब इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स मिले आपको अलग से नोट डाउन करना है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स फेचिंग एक्सरसाइज है। अब जैसे कि आपने एक कॉपी ली छोटी सी, आपने उसमें हर टॉपिक के लिए अलग अलग पेजेस बना, हर सोसाइटी के टॉपिक के लिए आपने 2 पेजेस छोड़ दिए। अब आपने पढ़ा कि कुछ विमेन का टॉपिक है, विमेन का एग्जाम्पल है, कोई विमेन है जैसे गांव की थी, मतलब वो सरपंच बन गई, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी, विथ नेम आप उसको शॉर्ट में वहां पे लिख लीजिए। आप जैसे लिखेंगे, 2 लाइन से लंबा एग्जाम्पल मत लिखना, क्योंकि पेपर में 2 ही लाइनों अगर आप एग्जाम्पल इतना लंबा लिख दोगे तो आप कंटेंट के लिए आपको जगह नहीं बचेगी। अब जैसे आप रील्स देखते हैं, बाय चांस आप रील्स देखते हुए आपको लगे कि ये सोसाइटी के टॉपिक से कनेक्टेड है, तो डू मेंशन इट इन दैट कॉपी। ओके, that will be like a pocket diary, you always have to keep that with yourself। अब जैसे अभी बीच में जैसे अंबानी शादी हुई थी, तो हमारा टॉपिक क्या है, सोसाइटी का फैमिली सिस्टम है, तो जॉइंट फैमिली, बहुत ज्यादा रील्स भी बनी थी कि वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस भी है, अंबानी इस पे पूरा पीएचडी कर रहे थे ना सारे यूट्यूबर्स। एंड ऑल्दो डू यू नो कि जो यूट्यूबर्स वहां पे गए हैं, व्हाट डू यू थिंक, मतलब किसी के मन में सवाल आया कि क्यों इनवाइट हुए थे वो यूट्यूबर्स? ठीक है, तो क्या करने के लिए, पर वो तो ऑलरेडी इतने फेमस है अंबानी, उनको क्या जरूरत है पीआर की? पर उनको तो कोई नेगेटिव लेता भी नहीं है। सुपीरियर तो वो है ही, उन इंफीरियर कौन है उनसे? ठीक। हाँ जी। हाँ मतलब क्या कहना कि उनको क्यों बुलाया? मतलब मैं आपका अच्छा, गॉट इट योर टाइम टू से समथिंग। ठीक है, समझ गए। हम्म। नहीं, मतलब यू आर पार्शली करेक्ट, ऐसी बात नहीं है, पार्शली करेक्ट है। चलिए आप देख, मतलब सोच के आना, आई एम नॉट आंसरिंग दिस, वैसे यू ऑल आर करेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो व्हाट वाज द पॉइंट, हाँ, तो जैसे फैमिली हमारा टॉपिक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, तो आप उसके अंदर लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आती है कि इंडियन फैमिली सिस्टम कैसा है, कि देर आर जॉइंट फैमिलीज, लेकिन चेंज हो रहा है, जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज कर रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर हम ऐसा पॉइंट लिखेंगे कि इंडिया के अंदर डिस्पाइट मॉडर्निटी, जो हमारी ओल्ड वैल्यूज है वो अभी तक रहती है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो कल्चर पूरा
हमारा न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल जिनमें जॉइंट फैमिलीज को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब चाहे उनके पर्सनल रीजंस कुछ भी हो कि जायदाद का बंटवारा ना हो, ठीक है, बट जरूरी नहीं है, कुछ लोग जेन्युइनली प्यार की वजह से भी रहते हैं। पर आई मीन टू से इज दिस कैन बी अ पॉइंट इन योर पॉइंट एज एन एग्जाम्पल इन योर टॉपिक ऑफ फैमिली। ओके, तो आप एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? फैमिली के जो पेज है उसके नीचे लिख दो आप अंबानी फैमिली स्टिल लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली डिस्पाइट द मॉडर्नाइजेशन। बस इतना ही एग्जाम्पल लिखना होता है। गॉट इट? क्योंकि बाकी लोग अलग एग्जाम्पल्स देंगे। करंट के एग्जाम्पल्स बहुत टफ होते हैं डालने ना, तो ये बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव होते हैं। आई कांट टेल यू कि कितना ज्यादा ये एग्जामिनर पे इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हैं। आई मैं जैसे आपको बताऊंगी, मैंने एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें एक टॉपिक आता है स्पोर्ट्स। किसका है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल यहाँ पे? ठीक है, देखिए एक उसमें टॉपिक था स्पोर्ट्स का। हम स्पोर्ट्स पढ़ते हैं कि कैसे स्पोर्ट्समैन अपनी शरीर के हिसाब से अपना कोई भी पर्सन अपने शरीर की बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से वो अपना स्पोर्ट चूज करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसमें मैरी कॉम, अगर हमें वेट लिफ्टिंग करनी है तो हाइट छोटी चाहिए। क्यों चाहिए? रेंज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि अगर वो लंबा होगा हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था नीरज चोपड़ा का, जो किसी ने नहीं दिया था। क्योंकि क्यों वो इतना, जैसे मतलब आप खुद सोचो ना, कोई इंसान ऐसे एक फील्ड में आया और वो बस वो जीतता ही जा रहा है। हैव यू एवर थॉट कि इतना, आई एम नॉट सेइंग कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन एक फील्ड में आया डायरेक्ट ही ओलंपिक गोल्ड, पहला ओलंपिक और ओलंपिक गोल्ड मिल गया, तो कुछ तो होगा ना। हम ऐसे बोलते हैं कि लक वाज ऑन हिज साइड, कि यूनिवर्स वाज विद हिम, और वो मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट नौटंकी। ठीक है, बट पॉइंट इज कि हो सकता है ना कि उसने जो स्पोर्ट है वही चूज किया हो अच्छे से ना। मे तो हमेशा अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे उसमें बोलता है वो कि जैवलिन चोज मी। ओके, तो वही है कि हिज बॉडी वॉज सो, क्योंकि उनके लेग्स लॉन्ग हो गए, हैंड्स लॉन्ग हो गए, तो वो कहीं ना कहीं एक एज देता है कि व्हेन ही थ्रोज द जैवलिन, एक वो सर्टेन पॉइंट पे जाएगा ही जाएगा। ओके, तो मेहनत के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो ये नीरज चोपड़ा का एग्जांपल है, दिस वाज वेरी इंप्रेसिव। मतलब उसमें था ना, ये टेस्ट सीरीज में मैंने किया था, तो अलग ही इम्पैक्ट डाला एग्जामिनर पे ना। इसी तरीके से मैं बोल रही हूँ, करंट के एग्जाम्पल्स आपको डालने ही डालने हैं। बुक के इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका अलग अलग मटेरियल होता है, उसके जो बने बनाए एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करना हर कोई यही करता है। तो आप में और बाकियों में फर्क क्या हो गया? ठीक है, तो मेरा ओवरऑल पॉइंट इज कि फर्क क्रिएट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने की जरूरत नहीं है। फर्क क्रिएट करने के लिए आपको अपना कंटेंट पे वर्क करने की जरूरत है। ओके, अब जैसे सब लोग उसका एग्जांपल देते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, पता है इसका मतलब किसी को? नहीं, आप नहीं, आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो। और कोई? अच्छा, आप इसको ब्रेक करोगे? अच्छा, यहाँ पे हाइफन है। ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल प्लस लोकल। ठीक है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल प्लस लोकल, कि कैसे हमारी जो लोकल कल्चर है वो ग्लोबल कल्चर या वेस्टर्नाइजेशन और इंडियन का मिक्स कर दो आप, इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जो एक प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, कि जैसे ये हमारा वर्ल्ड हो गया, ये इंडिया हो गया, इनका अपना एक प्रोडक्ट था, अब ये दोनों आए और एक कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, कौन सा मैगी मसाला, आई डोंट नो इफ दैट एग्जिस्ट ऑल्सो, मैं नहीं खाती हूँ उसे, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल पराठा पिज्जा हो गया। ओके, पराठा पिज्जा, हाँ, या फिर एक और हो गया कुर्ता एंड जीन्स। ओके, तो अब ये आप लोगों को सुनने में लग रहा है वाओ कितना अच्छा एग्जाम्पल है, पर ये बहुत ही क्लीशेड एग्जाम्पल है। ठीक है, हर कोई इसको लिख रहा है क्योंकि आप लोग मैम पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। ओके, मैम हाँ, am I audible? yes. Ma'am, I wanted to know, like, you give this example of kurta jeans and paratha pizza. So हम्म, does it relate only to food or something like that, or even it goes to culture? Like recently, this Kumbh Mela is going on, like for after 12 प्लीज years. बी प्लीज बी अ लिटिल स्लो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। I wanted to understand that you said that global and local. So you हम्म, are including products in this, right? हम्म, I wanted to understand that is it just the products that you include, or it is even the culture? Like recently, Kumbh Mela is हम्म, going on. We have हम्म, Steve Jobs' wife coming in there. We have an IIT, an Indian guy sitting there. We have a lot of हम्म, local and international people coming in there for हम्म, the Kumbh Mela. Can we give that also as an या example?
yes, yes, everything is included in that. In fact, food is a part of culture. तो आप Okay. ये जैसे tangible चीज है, जो intangible चीजें हैं, for example you include the dance also, जैसे hip hop dance और classical music. So everything, food is also a part of the culture. It does include culture. Understood? ठीक है. तो ये बहुत ही क्लीशेड एग्जांपल्स हैं. तो ऑफ कोर्स, हाँ, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक बार फिर से बोलना, आपने क्या बोला? हाँ नहीं, जरूरी नहीं है, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, कि ये बाहर से नहीं आया है. ठीक है, वो अलग बात है, इंडिया में इसकी बात नहीं होती थी. वेस्टर्न की वजह से पीपल आर मोर वोकल अबाउट इट. बट ग्लोबलाइजेशन का आई डोंट थिंक सो इट विल बी एन एग्जाम्पल. वो अफेक्ट अलग चीज है, हम अफेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंट कल्चर्स आर कमिंग टुगेदर एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू थिंग. ओके. और आप जैसे ग्लोबलाइजेशन कीवर्ड हो गया, तो मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो आपकी नॉर्मल रोजमर्रा की भाषा में या अभी तक की जो आपने इंग्लिश पढ़ी है उसकी डिक्शनरी, उसकी वोकैबुलरी से अलग होगा, वो कीवर्ड होता है. ठीक है, धीरे धीरे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो समझ नहीं आया वो कीवर्ड हो गया. ठीक है. फिर हाँ, तो अब मैं कह रही हूँ, आप इसका अगर थोड़ा डिफरेंट आप एग्जाम्पल देंगे, कोई दे सकता है, कोई भी करंट, मतलब मैं उसमें पिछले 1.5 साल की बात कर रही हूँ, कोई भी आप करंट से उठा के ग्लोबलाइजेशन का मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? ठीक है, ठीक है. हम्म. ठीक है, आप इसको डाल सकते हो, दिस इज अ नाइस एग्जांपल. ओके, उन्होंने बोला वही है, म्यूजिक को उन्होंने लिंक किया कि कबीर के दोहों को उठा के उन्होंने कोई फ्यूजन म्यूजिक बनाया होगा. Ma'am, adoption of Sanskrit language in Germany. Okay, yes, that's a very nice example. Okay, adoption of Sanskrit language in Germany. Okay, तो आप इस ये एग्जांपल्स देखिए, बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, आप पेपर में डालोगे उसका बहुत ज्यादा मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है. अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब हम फीचर्स करते हैं. देखिए, हम कुछ भी हम कंटेंट पढ़ेंगे ना, आपको यही लगेगा कि ये तो मुझको आता है, बट डिस्पाइट दैट वो पढ़ना जरूरी है. ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगी. तो अब फीचर्स में देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, इसका हमारे पास डायग्राम भी है और एग्जाम्पल भी. एग्जाम्पल क्या दोगे आप? जैसे बहुत ही बेसिक आप लिख सकते हो कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड वी लिव इन यूनिटी. ठीक है, वो भूल जाना होता है थोड़े टाइम के लिए कि राइट. ओके. फिर उसके बाद हमने जैसे डाला कि कास्ट सिस्टम, रुकिए. हाँ, हाँ जी, राइट राइट. हम्म. 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 इसका रीजन यही है जनरली कि हाँ, हेरिटेज की, मतलब सो दैट बिजनेस कैन रन इफेक्टिवली, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी जॉइंट होती है और डिविजन्स में नुकसान ही होता है. ओके. तो यही मेन रीजन है, बाकी तो सबके अलग रीजंस होते हैं. और सर्विस क्लास में ऐसा है कि यू आर हैविंग अ फिक्स्ड सैलरी, इट इज नॉट, प्लीज साइलेंस प्लीज. सर्विस क्लास में फिक्स्ड सैलरी आपकी, तो लोग कम हो ज्यादा हो वो चीज फिक्स ही रहेगी. उस इट इज नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल. बिजनेस में ऐसा है, अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग सन प्रेफरेंस भी इसीलिए होता है कि बिजनेस संभाल सकें, कुछ लोग बच्चों की नीड नहीं होती, 2 से ज्यादा करेंगे ताकि बिजनेस बढ़ाए तो बिजनेस को मैनेज कर सकें. ठीक है, सर्विस क्लास में ऐसा नहीं है. इनफैक्ट सर्विस क्लास में और बर्डन ही होगा अगर ज्यादा लोग होंगे, बिकॉज पीपल आर हैविंग लेस टाइम. ओके, और यही रीजन है कि जो एक ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है, कि पहले हम दो हमारे दो था, वो एक की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ओके.
ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने इसमें अब फीचर्स और बताइए, आप अपने आप से क्या फीचर्स बता सकते हैं सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के फीचर्स। ठीक है, ब्लेंड ऑफ, हाँ जी, जैसे डाइवर्सिटी आ गया ना, अब इसके अंदर हम सारी डाइवर्सिटी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए आप, ठीक है। अब हाँ लिखिए आप, सोसाइटी हेडिंग डालिए, सोसाइटी की डेफिनेशन लिखते हैं एक तो। Accepting and नहीं, dynamic. नहीं इनफ तो नहीं रहेगा, आई टेल यू कि कैसे, ठीक है। फिर आप लिखिए सोसाइटी इज अ डायनामिक सिस्टम ऑफ, society is a dynamic system of interconnected social relationships. It is a dynamic system of interconnected social relationships based on shared identity, comma purpose, एक बार हाँ आप बोलिए। Identity, purpose, and similar mental state of the members. Similar mental state of the members. ठीक है, ये बेसिक सोसाइटी की डेफिनेशन है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको लिखने की नीड कहीं नहीं होगी। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फीचर्स में आप ये लिखिए जो बोर्ड पे पॉइंट्स हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, थोड़ा सा स्पेस देना, हम हर उसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे अभी हर पॉइंट के बाद। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फिर नेक्स्ट आप लिखिए कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, थोड़ा स्पेस देना हर पॉइंट के बाद, 2 लाइन का स्पेस देना। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम, फिर नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अकोमोडेटिव सोसाइटी, ACC, अकोमोडेटिव सोसाइटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी लिख लो। फिर नेक्स्ट है पेट्रियार्की, फिर नेक्स्ट लिखिए ब्लेंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ब्लेंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म हाँ जी, ब्लेंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ठीक है, तो अब देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक इट्स इनफ, ओके। फिर उसके आप एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, आप एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट रिलीजन्स, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, coexist together in harmony.
coexist together in harmony. ओके पारसी रह गया इसमें, प्लीज डोंट फील बैड अगर कोई क्लास में पारसी है तो। ओके तो हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा लिख लिया सबने? ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कास्ट सिस्टम। तो आप देखेंगे हम फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं। हर जगह दूसरी सोसाइटीज में जैसे यूएस में कास्ट सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, वहां पे कुछ और टाइप का एग्जिस्ट करता है। वहां पे क्या है? रेसिज्म। ठीक है, वहां पे ब्लैक्स वर्सेस वाइट होता है। तो और कास्ट सिस्टम आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। एक हायरार्की हो गई हमारी सोसाइटी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हाट? Varna. या ठीक है, Varna. ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना हो गया। वर्ना इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बर्थ। ओके तो कास्ट सिस्टम इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, एंड बर्थ से डिटरमिन होता है वर्क। ओके बर्थ है, वर्क हो गया, तो वो हमारा एक सोसाइटी में उसने हायरार्की बना दी। ओके तो आप एग्जाम्पल कैसे डालोगे? मैं आपको नोट्स इसी मतलब समवॉट दे आर सिमिलर टू जैसे आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स डालेंगे। रियल पेपर में आप आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे अगर आप पे क्वेश्चन आया फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी लिखा, तो यहाँ पे इसको ना एक्सप्लेन नहीं करना होता कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। इतनी ना तो स्पेस होती है ना टाइम होती है। बस ज्यादा से ज्यादा जैसे आप कास्ट सिस्टम लिखा आपने, और आप कास्ट सिस्टम के आगे लिख सकते हो क्रिएटिंग हायरार्की इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन राइट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और फिर नीचे एग्जाम्पल डाल के। ओके अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो आपने लिखा कास्ट सिस्टम एग्जाम्पल, जो भी आप, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर उसके बाद आपने लिखा कास्ट सिस्टम क्रिएटिंग हायरार्की इन द सोसाइटी ऑन द, हाँ लिख लीजिए आप, क्रिएटिंग hierarchy in the society on the basis of varna और बर्थ। वर्ना और बर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल में अब आप बताइए क्या लिखेंगे? कास्ट सिस्टम, अगर कास्ट सिस्टम में क्या लिखेंगे? नहीं आप एग्जैक्ट वर्ड्स में बताइए कि अगर पेपर में लिख रहे हो आप कास्ट सिस्टम के नीचे एग्जाम्पल के आगे डैश डाल के क्या लिखोगे? Ma'am, the priest of a temple being denoted as a Brahmin, and somebody ठीक who's है, a sweeper or beautifier denoted as a हम्म, Shudra. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण एंड शूद्र, बोथ डिविजन ऑफ ब्राह्मण वर्सेस शूद्र। ठीक है, वर्ड्स में बताएं जैसे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दैट इज राइट, पर इतना लंबा आप सेंटेंस लिख नहीं सकते ना। तो आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ ट्राइंग टू ट्रेन यू फॉर द रियल एग्जामिनेशन कि आपका रीडिंग एंड आंसर राइटिंग दोनों एक साथ चलता रहे। गॉट इट? तो आप, हाँ वेरी नाइस, आप लिख सकते हो द फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम। फिर आपने उसमें ये डायग्राम की हम बात कर रहे थे, डायग्राम बना दो ऐसे पिरामिड, यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आई मेक इट, आपने लिखा कास्ट सिस्टम है, आप ये बना दो। ठीक है, और नीचे आपको ऐसे पेपर में भी आप फिगर लिख के इसमें लिखोगे कास्ट सिस्टम। ऑल्दो देखो थोड़ा ना टेक्निकल डिफरेंस है बिटवीन कास्ट सिस्टम एंड वर्ना सिस्टम, लेकिन आप इसको सेम ही मान, ये ना एक्चुअली वर्ना सिस्टम है। कास्ट सिस्टम क्या था कि इसकी भी फर्दर सब डिविजन हो जाती है। ओके और कास्ट सिस्टम में एक और ऐड होता है, जो अनटचेबल्स है वो नीचे अलग से ऐड होता है, जो पहले नहीं था। ओके वैसे इसको मेंशन करने की नीड नहीं है। इस तरीके से आप एग्जाम में फिगर बनाओगे। ऑप्शनल में तो देखिए बॉक्स बनाना चाहिए आपको, एक बॉक्स बनाया चारों तरफ, इसके अंदर फिगर बनाई, लेकिन आप कोई भी फिगर बनाते हो उसके नीचे फिगर करके इस तरीके से उसकी हेडिंग दिया करो कि वो किस चीज के लिए। ठीक, तो आपका ये डायग्राम आ गया, इसके एडिशनल आपको पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहिए कितना ही अनटाइडी बनाए। ओके डन, डायग्राम ड्रॉ किया आपने कास्ट सिस्टम की? अच्छा लिखिए द लाइंस आती है वो हायरार्की वाली लिखिए, हम फिर से डिक्टेट करूँ? ओके क्रिएटिंग इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना और बर्थ, वहीं पे आप ये फिगर बना दीजिए साइड में।
अनटचेबल्स वाला मत बनाना। और देखो इसी टाइप के डायग्राम्स ना आपको खुद भी सोचने हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। फिर नेक्स्ट है हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म। मींस इंडिया के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट कोएग्जिस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक डायलेक्ट भी है, मतलब लैंग्वेजेस के भी सब पार्ट्स हैं। जैसे अगर मराठी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज बोलने के एक्सेंट्स, डायलेक्ट्स, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा वेरिड है। तो आपने मल्टीलिंगुअलिज्म, इट इज अंडरस्टूड। फिर और जरूरी नहीं है हर पॉइंट में आपको एग्जाम्पल डालना है। मान लेते हैं 10 मार्क का क्वेश्चन है, आप 10 पॉइंट्स लिखते हो उसमें, इंट्रो और कंक्लूजन के अलावा 10 पॉइंट्स आपने लिखे, तो 10 में से ट्राई एटलीस्ट 3-4 में तो होना ही चाहिए एग्जाम्पल। ठीक है, रेस्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू हैव, लेकिन 3-4 में देखो, आई थिंक इट्स नॉन नेगोशिएबल, इतना होना चाहिए। ओके, और कहीं कहीं ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कास्ट सिस्टम है, आप एग्जाम्पल वर्ड्स में ना लिख के डायग्राम में ही लिख दो, तो वहां पे डायग्राम्स बहुत काम के आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को डायग्राम्स देखना ज्यादा अट्रैक्टिव और आसान लगता है आफ्टर गेटिंग टायर्ड, आफ्टर चेकिंग सो मेनी कॉपीज। ओके, तो जरूरी नहीं है कि वर्ड्स, पॉइंट है कॉपी में बस सब कुछ उतर जाना चाहिए, चाहे वो वर्ड्स में आए चाहे वो डायग्राम में आए, आप अपनी बात कन्वे कर पाओ। ओके, फिर नेक्स्ट हमने मल्टीलिंगुअलिज्म में आप एग्जाम्पल लिख लो, 2-3 लैंग्वेज के नाम लिख दो, मराठी, गुजराती। हाँ लिख दो आप। देखो और मैम आपको एक और, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस डिफाइंड हैं, और हाँ जी, अदरवाइज ऐसे 16,000 लैंग्वेजेस जैसे बताया गया यस है। यस, हाँ हाँ बिल्कुल आप। और एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है, तो ये वो हो गया ना, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 16,000 लैंग्वेजेस है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया ये, जो मैंने आपको रिपोर्ट्स का बताया था, रिमेम्बर। तो ये एक रिपोर्ट हो गई, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हो आप? हाँ एग्जाम्पल में, राइट। तो आप मुझे एग्जैक्ट ये चेक करना पड़ेगा, सो आई एम नॉट टेलिंग, बस लिख लो अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया डैश लैंग्वेजेस एग्जिस्ट। ठीक, तो ये हमारी रिपोर्ट हो गई। ना यू अंडरस्टैंड कि कैसे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में की पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए कंटेंट में आपके, तो वो इन्वॉल्व हो रहा है। डायग्राम्स आ गया हमने बनाया, ये रिपोर्ट आ गई लिंग्विस्टिक सर्वे की, एग्जाम्पल्स मैंने आपको अंबानी वाला करंट का एग्जाम्पल बताया, अभी उसको हम लिख भी लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया अकोमोडेटिव सोसाइटी, लिखा आपने। अकोमोडेटिव सोसाइटी का क्या मतलब है, काइंड ऑफ ये ऊपर की चीजों से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंस नहीं है, मतलब हम हर किसी को पनाह दे देते हैं एक्सेप्ट यहाँ कर पे। रहे हैं, हाँ हाँ एक्सेप्ट मैम। करते हैं। इसमें वी हम्म, कैन राइट द एग्जांपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। हाँ जी राइट। तो वसुदेव कुटुंबकम एक वो भी हो गया, कीवर्ड भी हो गया, बिकॉज इट्स अ फैंसी वर्ड हो गया, आई वुड से नॉट अ कीवर्ड, इट्स अ फैंसी वर्ड। हाँ हाँ, मेल्टिंग पॉट भी वो कीवर्ड है, आई एक्सप्लेन आगे मेल्टिंग पॉट। तो अकोमोडेटिव मतलब हर किसी को हम जगह देते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, वी एक्सेप्ट एवरीबडी, हम टॉलरेंस बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। और इसका एक वो भी आप एग्जाम देखो, जैसे हम अगर एंशंट से एग्जांपल्स लें, तो जैसे हमारे दिल्ली सल्तनत था, फिर मुगल्स आए, फिर ब्रिटिश आए, तो हमने सबको बोल दिया कि हाँ जो यहीं पे रह लो सब। ठीक है, अंडरस्टूड कि सबको हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम उस, आई डेंट गेट इट, किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ आ सकता है, मतलब हम वेरियस फेजेस की बात करते हैं ना, कि जो भी अलग अलग इन्वेडर्स आए यहाँ पे, हमने सबको अपनी सोसाइटी के अंदर अकोमोडेट किया। ठीक है, और अच्छा आप बताइए, जैसे जितने भी कहीं पढ़ा है किसी ने, जितने भी फॉरेनर्स आए हमारे, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स में और उन दूसरे फॉरेनर्स में क्या डिफरेंस था? जैसे जो नहीं नहीं रुके, आप नहीं, लेट गिव अदर्स चांस, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड पहले। मतलब जैसे ब्रिटिशर्स से पहले कौन कौन आए हमारे, बताइए। मोंगलॉइड्स आए, नहीं नहीं नहीं, नॉट यूरोप के, कुछ नहीं, जो हमारे इधर आ गए सेंट्रल एशिया से, एक सेकेंड, मोंगलॉइड्स आए, और टर्किश आ गए हमारे, अरब्स हो गए, हाँ तो ग्रीक्स हो गए। ठीक है, जो भी सब यहाँ नॉर्थ वेस्ट से आए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और यूरोपियंस की बात नहीं कर रही हूँ, तो उनमें और इन इन इन्वेडर्स में क्या डिफरेंस था? नहीं, वो भी ट्रेड से आए, ट्रेड से रिलेटेड ही आए। हम्म 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 हम्म
नहीं मतलब सी एक्चुअली कह नहीं सकते ऐसा, अगर हम बहुत ही Ma'am, to colonize India, नहीं नहीं make it a part of Britain. हम्म हाँ ये दिस वाज द पॉइंट, ठीक है। देखिए ये ऐसे नहीं बोल सकते ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया, क्योंकि अगर हम मटेरियल या टैंजिबल टर्म्स में देखें तो रेलवे उनके टाइम आया, ठीक है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर वो उनकी मतलब काइंड ऑफ छोड़ के गए हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट में गिन सकते हैं, ऑल्दो कॉस्ट बेनिफिट बहुत उसका हमें देना पड़ा। पर ये पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कभी अपना कंट्री नहीं एक्सेप्ट किया, दे केम टू गो बैक, ओके। और जो दूसरे इन्वेडर्स थे हमारे, दे केम टू स्टे हियर। हाँ हम्म राइट ठीक है हम्म राइट, दे एक्सेप्टेड आवर कल्चर, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। हम्म 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 नहीं हाँ सुपीरियर तो हम थे, बट ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे, वो अलग बात है, ठीक है। सो अंडरस्टूड, तो दिस वाज द डिफरेंस। फिर हमने अकोमोडेटिव में आप एक लिख लो एग्जाम्पल, मतलब पहले डैश करके लिखिए, बेस्ड ऑन टॉलरेंस where all are equally accepted. Tolerance, based on tolerance where all are equally accepted. Example, Mughals, comma Britishers. ठीक है। बाद में हम मतलब इट्स ऑलरेडी 3:35, व्हेन इज योर क्लास नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम? नहीं है, ओके। बट चलिए वील एंड इट ओवर हियर, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, मतलब 7 के अलावा और भी हमें फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पॉइंट्स कवर करने हैं, सो वील एंड द क्लास ओवर हियर। और कल से ऑफ कोर्स मतलब स्टार्टिंग से ही कंटेंट्स, साइलेंस प्लीज, द क्लास इज नॉट येट ओवर, प्लीज कुछ मत हो, ठीक है। तो हम शुरू से ही कंटेंट पे फोकस करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। कंटेंट वाइज द क्लास विल गो अ लिटिल फास्टर, ओके। एंड आपका क्या काम है, आपको एक बार सिलेबस जरूर पढ़ के आना, उसमें आपका ही बेनिफिट है। मेरा फर्ज था आपको बताना, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। सिलेबस को आप 2-3 बार पढ़ना, प्लस प्रीवियस ईयर देखना, ठीक है। एंड आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो टुमारो, आई विल शेयर द पीडीएफ जिसमें सारी सोसाइटी के क्वेश्चंस एक साथ होंगे, ओके, ठीक है, दैट्स इट। और आप डायरी भी बनाना, मतलब फाइंड द डायरी, पॉकेट डायरी, जिसमें आप ये करंट के एग्जांपल्स इंक्लूड करें, ओके, दैट्स इट।